नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कविशा का अमाल से कहना कि वो किसी और को चाहती है। वहीं मॉम का उदय को भेजना कविशा के घर कविशा के बारे में जानकारी निकालने के लिए। उदय का पहुंचना कविशा के घर और बात करना दो औरतों से। उदय का वो अधूरा ज्ञान। उदय का अमाल के पास पहुंच जाना अब उसे कविशा और अमन के बारे में बताने के लिए। और ये सब सुनने के बाद आमाल के ब्रेन का सेल्स जो होते हैं उसका हल्का हल्का डेड हो जाना जाना था हमने। अब आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। सोफे पर बैठे दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। प्रिया जो दूर बैठी थी इन दोनों से, वो इन दोनों को देख देख कर किलस रही थी। उसे अमन पसंद नहीं था। अमन का सॉफ्ट होना उसे पसंद नहीं था। अमन का मामास बॉयज़ होना उसे पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इन दोनों को जब भी बातें करते देखती चिढ़ती कुढ़ती। एक पॉइंट पर आकर जब उसकी चिढ़ने की सीमा ख़त्म हो गई तो वो यहाँ से उठकर सोने के लिए चली गई। यहाँ कविशा ने अमन से प्रिया के लिए बात की। अमन थोड़ा सा शाय हुआ, मगर वो कविशा की बात को टाल न सका। मगर हाँ, मगर एक और मगर उसने यहाँ भी वही दिखाया जो प्रिया को पसंद नहीं। उसने अपनी मॉम को बीच में डाला कि पहले मॉम से बात करूँगा, लेकिन उसने ये भी श्योरिटी दी अपनी बेस्टी को कि वो लगभग लगभग अपनी मॉम को मना लेगा और वो प्रिया के लिए पक्का हो जाएगा। कविशा का दिल बहुत खुश हुआ। तभी अंदर से मम्मी एक बड़ा सा टिफ़िन का बैग लेकर इन दोनों के करीब आई। ये लो बेटा, रास्ते के लिए तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ें। अरे आंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों ज़रूरत नहीं थी? हाँ, लो पकड़ो इसे। मम्मी ने बड़े प्यार से अमन को वो डिब्बा पकड़ाया। हाँ, अमन आज जा रहा था। ले 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 ले, तेरे नसीब में है ये, वरना हमें तो सुबह लंच बॉक्स भी नहीं मिलता। कविशा ने ये कहकर जाकर अपनी मम्मी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया था और अपने चेहरे को मम्मी के कंधे पर कर दिया था। चुप कर, कुछ भी बोलती है, कभी भी बोलती है, सोच समझ कर बोला कर। कितनी बार कहा है। हाँ आंटी, इसे इसे मारा करो, ये कुछ भी कहीं भी बोल देती है। हाँ हाँ ठीक है, तू जा, पता चला रास्ते में तुझे किसी ने मार दिया। कविशा के मुंह से सिर्फ ये बात के तौर पर अल्फाज निकले थे। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। अमन ने मम्मी के पैर छुए और कविशा के गले लगा और वो घर जाने के लिए यहाँ से रवाना हो गया। जब सारा काम ख़त्म कर लेने के बाद सोने की बारी आई तो बादलों ने थोड़ी गर्जन शुरू कर दी। हाँ, बिजलियाँ थोड़ी कड़कने लगी, फड़कने लगी, अपनी रोशनी गांव में फैलाने लगी। बादल एक दूसरे से टकरा कर आवाज़ करने लगे और इन्हीं आवाज़ों में बूंदों ने ज़मीन से मुलाकात कर ली और उनकी आवाज़ें अलग। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। प्रिया सो चुकी थी। कविशा मम्मी के साथ थी। मम्मी बेड पर लेटी हुई थी और कविशा खिड़की पर खड़े बूंदों को घूर रही थी। जैसे उसके घूरने से बूंदें आसमान से छूटकर धरती से मिलना नागवारा कर देंगी, वो नहीं आएंगी। जैसे उसके घूरने से ये बिजलियाँ चमकेगी नहीं, जैसे उसके घूरने से ये बादल गरजेंगे नहीं। तभी दो बादलों ने ज़रा ज़ोर से आवाज़ की, जैसे वो ज़ोर से एक दूसरे के गले लगे हों और चूम लिया हो। उसी आवाज़ के साथ साथ एक बहुत तेज चमक हुई। अरे, तो खिड़की पे क्या खड़े इन बूंदों को घूर रही है? खिड़की बंद कर और आके सो जा, वैसे ही मेरा दिल डर रहा है, मम्मी ने कविशा को पुकारते हुए कहा था। मम्मी, और मेरा दिल घबरा रहा है इस बंद रूम में। ये बारिशें दिन में क्यों नहीं होती, रात में क्यों आ जाती हैं? मुझे सोना होता है अपने आसमान के नीचे। क्यों आती हैं ये बारिशें रात में? ओफो। चिढ़ते हुए कुढ़ते हुए कविशा मुड़ी थी और उसने खिड़की के पर्दों के साथ साथ शीशे लगा दिए थे और जाकर वो मम्मी की बेड पर बैठी थी। मुझे तो अमन की फ़िक्र हो रही है, रास्ते में ही बारिश हो गई, सही सलामत वो घर पहुंच जाए, मम्मी ने चिंता जताते हुए कहा था।
और मुझे ये फ़िक्र हो रही है मम्मी कि वो आधे रास्ते में घर वापस ना आ जाए और बोले कि मैं नहीं जा रहा, बारिश में भीग जाऊँगा तो बुखार आ जाएगा। ये कहकर कविशा हल्दी थी और मम्मी ने उसकी पीठ पर एक हल्का सा चांटा लगाया था। चुप कर, सच में कुछ भी बोलती है। और मम्मी फिर कुछ सोचने लगी थी। क्या सोच रही हैं आप मम्मी? क्या इतना सोचती रहती हैं? ये पूछते हुए कविशा मम्मी के बगल में लेट गई थी। क्या करूं? रह रह कर ये फ़िक्र मुझे सताती है। फिर से कहा ना मम्मी, वो पहुंच जाएगा। उसकी फ़िक्र क्यों कर रही हैं आप? उसकी नहीं कर रही हूँ। उसकी फ़िक्र करने के लिए उसके माँ बाप हैं। मुझे तेरी फ़िक्र हो रही है, मम्मी ने कविशा की फ़िक्र जताते हुए कहा। कविशा अभी भी मम्मी के साइड अपनी बैग किए लेटी थी। मेरी फ़िक्र क्या हो रही है मम्मी? और क्या होगी? ये बदमाश हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है। न जाने क्या करके मानेगी। एक अच्छा खासा रिश्ता आया था, उसमें भी इसने अड़ंगे डाल दिए। अब मम्मी की बात पर कविशा ने अपना रुख मम्मी की तरफ किया था। मम्मी, आप इसकी टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये बरसात आई है, इसके साथ साथ ये मेंढक भी आएंगे। बरसात जाएगी, ये मेंढक भी चले जाएंगे। पीछे बोल रहे मेंढक की आवाज़ों को उदाहरण बनाया था कविशा ने। 2 दिन की चांदनी है, 2 दिन की मोहब्बत है, कल किसी और पे शिफ्ट हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए और सो जाइए, कविशा ने मम्मी को समझाते हुए कहा था। कैसे सो जाऊँ? तूने देखा नहीं था कैसे रिश्ते वालों के सामने उसने बंदूक निकाल ली थी? मुझे तो लग रहा है आगे भी कुछ ये ऐसा ही करेगी। मम्मी, अब आप मुझे डराएं नहीं, मेरी नींद तो ना भगाओ। डर को भगाना है हमें, और आप मत लो टेंशन। ये ये बस 2 दिन की बात है, चली जाएगी ये। आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कविशा ने ये कहा था और लाइट्स को बंद कर दिया था। लाइट्स इन द सेंस लैंप को बंद कर दिया था, जो ईंधन से चला करती थी। एक तो बारिश और लाइट का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लैंप की लो को उसने धीमा किया था, जो धीमी होते होते अपने आप बंद हो जाया करती थी। और कविशा ने आंखें बंद की थी। बारिशों की गर्जन जरा बरसी गई थी। अमन अपने हाथ में अपना बैग और मम्मी के दिया हुआ टिफ़िन बैग लेकर रास्ते में आगे बढ़ रहा था। कुछ व्हीकल ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने ब्लैक स्कॉर्पियो आके रुकती है। उसमें से उदय उतरता है और अमन का हाथ खींचकर वो स्कॉर्पियो पर उसे धकेल देता है। अपनी स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोलकर आमाल नीचे उतरती है और वो उदय के सामने जाते हुए अमन के सामने होती है और अपनी रिवॉल्वर निकालकर वो अमन के सामने तान देती है। ना जाने कौन सी जल्दी थी इन बारिश की बूंदों को, जो इतनी जल्दी जल्दी आसमान से निकलकर ज़मीन पर गिर रही थी। और न जाने क्या आज बादलों को हुआ था, क्या इन्हें आज इश्क का नशा चढ़ा था, जो इतनी आवाज़ें कर रहे थे बार बार गले और कुछ करके। रास्ते लगभग लगभग सुनसान हो चुके थे। ये कोई शहर नहीं था, ये गांव था, जहां अंधेरा होते ही रास्ते सुन्न पड़ जाया करते हैं। ऊपर से ये बारिश। वहीं इस रास्ते पर कोई व्हीकल ढूंढ रहा था। वो कोई और नहीं, अमन था। उसके हाथ में उसका बैग था और मम्मी का दिया हुआ वो टिफ़िन बैग। तभी सामने से एक स्कॉर्पियो आके रुक गई थी। उसकी हेडलाइट्स के आगे जो बूंदें बनकर दृश्य बना रही थी, वो कैप्चर कर लेने वाले थे, लेकिन कैप्चर के कोई साधन नहीं है, तो आपको मुझसे ही सुनना होगा। उदय की आंखें जरा चकमकाई थी इन लाइट से। उसने अपनी आंखों के आगे अपनी कोहनी की थी। तभी उदय स्कॉर्पियो से उतरा था और अमन का हाथ पकड़े वो स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ गया था। उसने अमन को झटके से स्कॉर्पियो के सामने छोड़ दिया था। वहीं आमाल ने अपनी जलती सिगरेट को बारिश के नीचे किया, जिससे वो बुझ गई। उसने उसे वहीं फेंक दिया, स्कॉर्पियो का दरवाज़ा ओपन किया और अपनी मोजड़ी भरे पैरों को ज़मीन पर किया, वो ज़मीन जिस पर पानी तैर रहा था।
आमाल अब अमन के सामने हुई थी। अमन को उसने घूर कर देखा था। अमन बेचारा कुछ नहीं जानता था। अमाल ने गन निकालकर अमन के सर पर तान दी थी। बारिश की जो बूंदें हैं वो बस अब कमज़ोर पड़ गई थी, या कहें उनकी मोहब्बत ज़रा पूरी हो गई थी। बादल कंप्लीट हो चुके थे, एक दूसरे से गले मिलकर और भी कुछ कर कर। चमक अब चमक नहीं रहेगी, बिकॉज सूरज महादेव जो प्रकट हो गए थे। और मम्मी अपनी पूजा का थाल मंदिर में रखे हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तभी इनके घर का लैंडलाइन ट्रिंग 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 कर जाता है। मम्मी अपने सर का दुपट्टा हल्का सा खींचते हुए रिसीवर उठाकर अपने कान पर लगाती हैं। हेलो। वो अमन के घर से उसकी मम्मी का कॉल था। हाँ बहन जी, क्या हुआ? अमन पहुंच गया? अच्छे से पहुंच गया? मम्मी तो यहाँ से मुस्कुरा रही थी, मगर वहाँ से क्या बात हुई कि मम्मी का मुस्कुराना बंद हो गया। क्या कह रही हैं बहन जी आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा तो मत करिए, बात तो सुनिए। वह इतना ही कह पाती हैं मम्मी, और सामने शायद फ़ोन रख दिया जाता है और मम्मी भी उदास मन उदास चेहरे से फ़ोन यानी कि रिसीवर वापस पटकती हैं लैंडलाइन पर। मोटा तगड़ा लैंडलाइन फ़ोन, जब इसका रिसीवर इस पर रखा जाता है तो एक और ड्रिंग की आवाज़ होती है ना। गांव में चुनिंदा लोगों के पास ये फ़ोन था। जो चुनिंदा लोग थे उसमें कविशा का घर भी शामिल था। मम्मी ने फ़ोन पटका और ऊपर वो कविशा और प्रिया के रूम की तरफ बढ़ गई थी। यही अमाल भी अपने भीगे कपड़ों के साथ, जो लगभग लगभग सूख चुके थे, जाकर उसने अपने रूम का दरवाज़ा बड़े ताव में खोला था और वो सीधा अपनी गन टेबल पर रखकर बाथरूम में चली गई थी। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी घबराई क्यों हैं सुबह सुबह? कविशा ने मम्मी का चेहरा देखकर पूछा था। वो अमन अमन की मम्मी का फ़ोन था। यह कहते हुए मम्मी बेड पर बैठ गई थी और कविशा उनके पास आकर बैठी थी। क्या हुआ अमन? अमन को क्या हुआ? बोलिए ना मम्मी। अमन की मम्मी का फ़ोन था। वो कह रही थी अब दोबारा अमन को बुलाने की ज़रूरत मत करना, और जो प्रिया का रिश्ता तुम सोच रहे हो अमन से, वो भूल जाओ। उस लड़की से शादी क्यों करेगा अमन, जिसके चाहने वाले उसे बंदूक से धमकाया करते हैं? क्या 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 कहा अमन ने? आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं बात करती हूँ उससे। कविशा ये उठते हुए दूसरे रूम में गई थी जहाँ उसने अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाया हुआ था। उसने फ़ोन निकाल कर अमन को फ़ोन लगाया था। अमन कंबल में लिपटा हुआ कांप रहा था और उसके सामने जो उसका फ़ोन था उस पर कविशा का नाम साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाए। कविशा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 10 बार अमन को फ़ोन लगाया होगा, लेकिन अमन ने उसका फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। कविशा बहुत गुस्सा हुई थी। यहाँ मम्मी प्रिया को डांटने लगी थी, क्योंकि प्रिया को अमन पसंद नहीं था। तभी कविशा यहाँ आ गई थी। मम्मी उसे डांटना बंद करिए, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर आपका है। क्या मेरा? हाँ, आपने ही मना किया था ना कि अमन को उस गुंडी के बारे में ना बताया जाए। अगर उसे उस गुंडी के बारे में बता दिया गया होता तो आज ये नहीं होता। क्या मतलब है तेरा? मम्मी ने पूछा। उसको धमकाने वाली और कोई नहीं, वो गुंडी वाली बदमाश है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और कविशा गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसने अपने बैग को अपने कंधे पर टांगा था और गुस्से में आकर अपने स्कूटर की चाबी उठाई थी और स्कूटर स्टार्ट कर कर वो रास्ते में आगे बढ़ गई थी। उसने अपना स्कूटर वहीं रोका था जहाँ आमाल की स्कॉर्पियो रुकी हुई थी, समझे? ठीक उसी जगह जहाँ आमाल और कविशा की आखिरी यानी कि लास्ट यानी कि प्रीवियस मुलाकात हुई थी। और अपने स्कूटर को वहीं खड़ा करके कविशा ने अपने कदमों को फिर से उस ब्रिज की सीढ़ियों की तरफ किया था। उसके कदमों में जितनी तेजी थी उतना ही क्रोध भरा हुआ था उसके कदमों में। हाँ, अमाल वही थी। जब उसने देखा कविशा उसकी तरफ अपने कदम तेजी से लेकर आ रही है तो उसने अपना रुख सीधा किया था कविशा के सामने और मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर एक
प्रेम भाव लेकर अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए थे। कितनी देर लगा दी तुमने आने में, कितना इंतज़ार कराते हो तुम। अपने शब्दों में मोहब्बत भर के अमाल ने कविशा को देखते हुए कहा था, अच्छा तो तुम जानती थी कि मैं यहाँ आऊँगी? और उतनी ही नफ़रत से कविशा ने उसकी बात का जवाब देकर अपना सवाल किया था। हाँ, बिल्कुल मैं जानती थी, क्योंकि डोर तो एक ही है, अगर मैं खींचूंगी तो तुम भी खींचोगी। आखिर बंधे हुए तो एक में ही हैं। फिर से मुस्कुराई थी अमाल अपनी बात कहकर। तुम्हारे सपनों में मैं कोई बंधने वाली चीज़ नहीं हूँ मिस अमाल। फिर से कविशा ने अपने चेहरे पर वही क्रोध दिखाया था। लाल लाल गाल, लाल लाल आँखें, एक तो गुराई उसकी, ऊपर से लाल हो जाए तो कौन न मोह जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ तुम कविशा प्राइसलेस। आमाल ने फिर अपने शब्दों में मोहब्बत भरी थी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक चीज़ और जान लो कि प्राइसलेस चीज़ों को पाने की औकात सबकी नहीं होती, सबको कविशा हासिल नहीं होती। हाँ, मैं अपनी औकात अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि अपनी औकात मैं खुद बनाया करती हूँ और उसकी हदें खुद तय किया करती हूँ। रही बात कविशा की किसी और के हो जाने की, तो ये नामुमकिन है। कविशा सिर्फ मेरी होगी। अमाल फिर से एक बार अपने कदम कविशा की तरफ ले चुकी थी, लेकिन हाँ, शायद तुम्हें मेरे जुनून का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें जानने के लिए क्या ही करना होगा, क्या ही मेहनत करनी होगी। हाँ, तुम्हें तो पूरा का पूरा शहर जानता है ना। हाँ, जिससे भी पूछो वो तुम्हें बता देगा कि किस किस्म की गुंडी हो, किस किस्म की मवाली हो, किस किस्म की बदमाश हो। हंसते हुए अमाल की बेइज्जती कर रही थी यहाँ कविशा। गैर कानूनी काम करती हो तुम और उसे कानून के दायरे में होने का एहसास दिलाती फिरती हो सबको, बताती फिरती हो सबसे। कविशा की ये बात सुनकर आमाल सिर्फ मुस्कुरा रही थी और बाहर झील के पानी को देख रही थी। फिर अपनी नज़रें कविशा पर कर ले रही थी। अपने पैसे, अपनी बंदूक और अपने इस सो कॉल्ड ताकत के ऊपर तुम दूसरों पर राज करते हो। दूसरों की ज़मीन, दूसरों की जायदाद, दूसरे की जान इख्तियार में लेती हो ना अपने। और यही सब चीज़ें अब तुम मुझ पर आजमाना चाहती हो। एक बात कान खोल कर सुन लो मिस, किसी की प्रॉपर्टी को हासिल करना गैर कानूनी तरीके से अलग बात है, लेकिन किसी के दिल में ज़बरदस्ती जगह बनाना ये अलग बात है। और होंगे वो लोग जिनके दिल में तुम ज़बरदस्ती जगह बना लिया करती होगी, लेकिन मैं, मेरे दिल में नहीं। समझी तुम? कविशा की आंखों में कितनी नफ़रत थी, ये अंदाज़ा उसके शब्दों से पता लगाया जा सकता है। और जब बोल रही थी तो उसकी गर्दन पर दबाव पड़ रहा था, इतनी नफ़रत भरी हुई थी उसमें। अमाल मुस्कुराते हुए फिर कविशा के सामने हुई थी। इतनी जद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने खामोखा में इतनी मेहनत की, तुम्हें सिर्फ मुझसे पूछना था। मैं तुम्हें अपना इंट्रो देती, मैं तुम्हें अपने बारे में शदीद अच्छे तरीके से बताया था, मुझसे तो पूछा होता। जितनी नफ़रत का भाव कविशा अपने चेहरे पर लेकर अपनी बात कह रही थी, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत थी अमाल के शब्दों में। और एक और बात, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करती, और अगर गैर कानूनी काम करती तो तुम्हारे घर के पेपर्स तुम्हें कैसे वापस लौटा देती हो। वाह, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया ना, मेरी चीज़ मुझे ही लौटा कर। हाँ, तो अपने इस एहसान का प्राइस बता देना। मैं किसी की चीज़ अपने पास नहीं रखती, चाहे वो एहसान हो। समझी तुम? फिर से अपनी इंडेक्स फिंगर को अमाल के चेहरे की तरफ पॉइंट किया था कविशा ने, और फिर से ये दोनों सिर्फ आधे हाथ की दूरी पर थे। और फिर से आमाल ने उसके आगे सर झुकाकर अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया था। और फिर से कविशा आमाल के चिन के करीब थी, सिर्फ चिन के पास। वाह, फिर तो दिल भी वापस करती होगी ना। दिल के बदले में दिल, एहसान नहीं रखती तो दिल तो मेरा बड़े जल्दी रख लिया अपने पास। क्यों?
पर एहसान भी क्या जताना। ये कोई चीज़ है, जताना है तो मोहब्बत जताओ, प्यार जताओ। ओफ़ो, बस करो ये अपनी मोहब्बत के तकीज़े, बस करो। मुझे ये कोई मोहब्बत वोहब्बत समझ में नहीं आती। कविशा फिर से दूरी ले गई थी अमाल से। मुझे समझ में आती है तो सिर्फ़ इज्जत, सिर्फ़ और सिर्फ़ इज्जत। मोहब्बत ना हो, मोहब्बत ना मिले तो दिल टूटता है, लेकिन इज्जत ख़त्म हो जाए तो आसमान टूटता है सर पे, और तुमने वही किया है आज। कविशा, वो आदमी तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो तुम काबिल हो, हाँ, जिसने ये बुज़दिलों वाला काम किया है? कविशा ने कहा। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, अमाल ने उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, मैं कैसे भूल गई कि तुम मोहब्बत और जंग में क्या फ़र्क समझोगी, क्या फ़र्क समझोगी। प्यार करने की कसीदे पढ़ती हो, ये भी नहीं मालूम कि मोहब्बत और जंग में क्या फ़र्क है। मोहब्बत की जाती है और जंगें लड़ी जाती हैं। ये कहते हुए कविशा मुड़ गई थी दूर जाने के लिए, और अपने कदम कम से कम 5 ले चुकी थी। छठे कदम पर वो मुड़ी थी। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उससे शादी मेरी नहीं, मेरी बहन की होने वाली थी। बात बन ही रही थी कि तुमने वो तोड़ दी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया, तुम्हारी वजह से। रिश्ता टूटा तो टूटा, उसकी उसकी कैरेक्टर पे भी सवाल उठाया गया है कि उसके चाहने वाले हर गली मोहल्ले में फिरते हैं, तुम्हारी वजह से। ये सुनते ही अमाल के सीने पर बंधे हाथ नीचे सरक गए और वो हैरानी से खड़ी कविशा को देखती नजर आई थी। तुम कहती हो ना कि तुम गलत काम सही तरीके से और कुछ सही काम गलत तरीके से कर जाती हो। नहीं, तुम गलत हो, और तुम गलत काम सिर्फ गलत तरीके से करती हो, समझी तुम। कविशा ने अपनी बात कही, अपने एक हाथ से बैग को पकड़े और एक हाथ को हवा में फेंकते हुए वो आगे बढ़ गई। उसने इस अधूरे ब्रिज की सीढ़ियों से अपने कदम नीचे उतारे, अपना स्कूटर स्टार्ट किया और वो आगे बढ़ गई। और अमाल वहीं खड़ी सोचती नज़र आई। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक जाएगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, छोटी फैमिली बड़ी होगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। और मैं क्या ही कहूँ, इतना कहती हूँ मैं आपसे। और एक आप हैं, आपके कानों पर तो फूल भी नहीं रेंगता। चलिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, दुआ करिए, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।